चालू हो गया बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा स्टूडेंट्स। आज नीट क्लास में आपका बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन टॉपिक है, ठीक है। तो आपको पता है कि बॉडी में जो फ्लूइड होता है, चाहे वो ब्लड के फॉर्म में हो, चाहे वो लिम्फेटिक टिश्यू के फॉर्म में हो, या फिर किस फॉर्म में हो, टिश्यू फ्लूइड के फॉर्म में। तो बॉडी में बिना फ्लूइड के पूरी बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वाइटल प्रोसेस, सब क्या है, इम्पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि जितना भी प्रोसेस होती है परमिएबिलिटी की, वो सब प्रोसेस किसमें होती है, वाटर की प्रेजेंस में होती है, या फिर सेल उस समय क्या होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए। जब तक हमारी कोशिका क्या नहीं होगी, मॉइस्ट नहीं होगी, परमिएबिलिटी की प्रोसेस भी रुक जाएगी। और बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही हैं, सब एंजाइमेटिक क्रियाएं चल रही हैं, सबको किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो हमारे होते हैं वो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन, यहाँ पर सर्कुलेशन आप जानते हैं किसे कहते हैं, परिसंचरण कहते हैं, ठीक है। जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है मटेरियल्स का, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स का हो रहा हो, चाहे हार्मोन का हो रहा हो, चाहे एंजाइम का हो रहा हो, चाहे पोषक पदार्थों का हो रहा हो, चाहे उत्सर्जी पदार्थों का हो रहा हो, हर चीज का जो ट्रांसपोर्टेशन है पूरी बॉडी में, वो इसेंशियल होता है, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलेशन, परिसंचरण। तो शरीर में, या कह सकते हैं शरीर और वातावरण के मध्य विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान, या फिर शरीर के अंदर विभिन्न कोशिकाओं तक विभिन्न प्रकार के पदार्थों, चाहे उत्सर्जी पदार्थ हो, चाहे पोषक पदार्थ हो, उनका आवागमन क्या कहलाता है, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में जो अंग पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, परिसंचरण अंग। और अंगों का जो ग्रुप है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच पार्टिसिपेट इन द पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड द सिस्टम। विभिन्न अंगों का ऐसा समूह जो किसी एक कार्य को करने के लिए स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर जो सर्कुलेशन है, परिसंचरण, उसके लिए परिसंचरण अंग का प्रयोग होगा, और परिसंचरण अंग मिलकर क्या बनाएंगे, परिसंचरण तंत्र बनाएंगे। तो आपको पता है, नॉर्मल आपने पढ़ा हुआ है कि जो परिसंचरण अंग होते हैं या परिसंचरण तंत्र होता है, मुख्य रूप से कितने प्रकार का है, दो तरह का है। तो ह्यूमन बॉडी में या जीवों में कह सकते हैं, किसमें, डेवलप्ड एनिमल्स, दो प्रकार का परिसंचरण अंग है। कौन कौन सा है यहाँ पर, एक है यहाँ पर ब्लड, आ जाइए बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, और दूसरा क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ जानते हैं क्या होता है, लसिका परिसंचरण। लिम्फेटिक सिस्टम को हम बाद में लेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, शॉर्ट में इसको BCS लिख देते हैं। अब जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, वो आपको पता है, सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को विलियम हार्वे ने खोजा, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर ब्लड शब्द हटा दें, तो जो बॉडी में जो परिसंचरण हो रहा है पदार्थों का, उस सर्कुलेशन को जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं, द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी डील्स द स्टडी ऑफ द सर्कुलेशन, उसे क्या कहते हैं, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम परिसंचरण का अध्ययन करते हैं। ये विज्ञान की ब्रांच नहीं है, ये तो केवल दो तरह का सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी और लिम्फेटिक सिस्टम। तो विज्ञान की किस शाखा में हम सर्कुलेशन का अध्ययन करते हैं, परिसंचरण, एंजियोलॉजी। अब जब एंजियोलॉजी वर्ड हम यूज करेंगे, तो हम अलग अलग नहीं कहेंगे कि रक्त परिसंचरण का अध्ययन कर रहे हैं कि लसिका कर रहे हैं। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द एंजियोलॉजी। आज फोकस कुछ बहुत ज्यादा है क्या, बहुत ब्राइट, कोई बात नहीं, क्लियर आ रहा है ना। अब एंजियोलॉजी में सबसे पहले विलियम हार्वे ने क्या खोजा, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इसीलिए इसको कहा गया फादर ऑफ एंजियोलॉजी। किसको कहते हैं, विलियम हार्वे, फादर ऑफ एंजियोलॉजी, ये है विलियम हार्वे। और एंजियोलॉजी आपको पता ही है, विज्ञान की ब्रांच है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम परिसंचरण का अध्ययन करते हैं, एंजियोलॉजी कहलाती है। और एंजियोलॉजी के जो फादर है वो विलियम हार्वे। अब इसके बाद फिर दो सिस्टम इसमें डिवाइड कर दिया गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम।
अब इसमें हम आते हैं पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का हो सकता है, कैसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के डिवीजन है। तो एक जो विलियम हार्वे है, उन्होंने सबसे पहले जब रक्त परिसंचरण तंत्र खोजा तो किसमें खोजा था आपको पता है? रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे ने जो सबसे पहले डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड इन स्नेक्स, सांपों में सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन या एंजियोलॉजी का अध्ययन किया है उन्होंने परिसंचरण तंत्र का, विलियम हार्वे ने। एंड रोट, एक उन्होंने आर्टिकल लिखा, लेख, एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल का नाम किसी को पता है? उस आर्टिकल का नाम है एक्सरसाइज ऑन द मोशन ऑफ हार्ट एंड ब्लड। एनाटॉमिकल एक्सरसाइज, एनाटॉमिकल एक्सरसाइज। तो एक बोर्ड हिलता बहुत है। आइए बेटा, एनाटॉमिकल एक्सरसाइज ऑन द मोशन ऑफ हार्ट एंड हृदय और रक्त की जो गति है उस गति का आंतरिक अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था, स्नेक पर किया था। और इसी पर उन्होंने अपना आर्टिकल लिखा था एंजियोलॉजी के बारे में। अब हम आते हैं किसमें? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हमको पता है नॉर्मली क्लास 6-7 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र यहाँ पर मेनली 2 टाइप्स का है, एक ओपन और एक क्लोज्ड। तो अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जितने भी हमारे लेस डेवलप्ड एनिमल्स हैं, आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम केवल किसमें पाया जाता है? ब्लड सर्कुलेटरी एनिमल्स में। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पर ओपन और क्लोज्ड 2 कैटेगरी, एक हो गई ओपन और एक हो गई क्लोज्ड। ओपन का मतलब आपको पता है कि ब्लड इज नॉट जो है सर्कुलेटेड इनटू द वेसल्स। जब रक्त वाहिनियों में ब्लड फ्लो नहीं करता है, सीधे ऐसे भरा होता है जैसे गड्ढे में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। दैट इज कॉल्ड द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत आपको पता है एनिमल किंगडम में 10 फाइलम, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केलेमिन्थेस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकायोडर्मेटा और कॉर्डेटा। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई थी? किस फाइलम से? एनलिडा से हुई। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत तो एनलिडा से हुई, लेकिन एनलिडा पहला ऐसा संघ था जिसमें सीधे सीधे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, ओपन नहीं था। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फिर किसमें पाया गया? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें फाइलम किसमें? आर्थ्रोपोडा में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निमेटोडा तक तो सर्कुलेटरी सिस्टम था ही। उसके बाद हम आते हैं आर्थ्रोपोडा में, इसमें भी ओपन था। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का में आए, मोलस्का में भी क्या था? आज बेटा ओपन था। इसके बाद इकाइनोडर्मेटा में, इकाइनोडर्मेटा, इन तीनों फाइलम में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया गया, ठीक है। जब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि ब्लड सीधे सीधे एक कैविटी में भरा हुआ था, एक साइनस में भरा हुआ था, गड्ढे में भरा हुआ था। तो आर्थ्रोपोडा में स्पेशली इस कैविटी को हीमोसील कहा गया। क्या कहा गया? हीमोसील, आर्थ्रोपोडा के लिए। और जो इकाइनोडर्मेटा था, इसमें यहां पर इसको हीमल सिस्टम कहा गया। क्या कहा गया? हीमल सिस्टम। बाद में देखा गया कि इकाइनोडर्मेटा में भी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो थोड़ा सा डेवलप्ड है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर हीमोसील से हटाकर उसको क्या कर दिया? हीमल सिस्टम कर दिया। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं थी। जब ब्लड वेसल्स नहीं थी तो ब्लड जो है सर्कुलेट नहीं हो रहा था ब्लड वेसल्स में। तो हम आते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। जितने भी हायर एनिमल्स हैं या फिर कॉर्डेट्स हैं, उन सब में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था? क्लोज था। तो सर्कुलेटरी सिस्टम केवल एक इनवर्टिब्रेट है, एनलिडा, ठीक है ना, जिसमें कैसा पाया गया? क्लोज। एनलिडा के बाद जितने भी यहाँ पर कॉर्डेट्स हैं, कौन से ग्रुप से? मत्स्य वर्ग से लेकर के मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। हम सीधे सीधे लिख देते हैं यहाँ पर कॉर्डेट्स।
इन सब में क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम था। जो रक्त था वो रक्त वाहिनी के अंदर बहता है। जब रक्त वाहिनी के अंदर बहता है तो निश्चित है कि ये ज्यादा डेवलप्ड होंगे। और अब हम आते हैं इसमें कि वास्तव में जो ब्लड के सर्कुलेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है, मेन ऑर्गन वो कौन सा था? हार्ट था। ठीक है, तो हार्ट आपने देखा एलिडा में अर्थवा आता है, केचुआ सबने देखा है, इसमें भी हार्ट होता है और मनुष्य में भी हार्ट होता है। ठीक है ना, दोनों के हार्ट में कोई बेसिक डिफरेंस है क्या? बताएं। नहीं, ये बहुत बड़ा रीजन नहीं है कि चैम्बर 2 और 4 है, कोई और डिफरेंस है क्या? जैसे हम कहते हैं कि ये इनवर्टिब्रेट्स है या नॉन कॉर्डेट्स है, ये कॉर्डेट्स हैं, तो दोनों में हार्ट है, एलिडा में भी है और इसमें कॉर्डेट में भी है। दोनों के हार्ट की पोजीशन में कोई डिफरेंस है क्या? ऐसे चैम्बर तो देखा जाए काकरोच में 13 चैम्बर हैं, तो अगर चैम्बर से ज्यादा डेवलप होता तो काकरोच हमसे ज्यादा डेवलप हो जाता। पोजीशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स माने शुरुआत के 9 फाइलम, कॉर्डेटा को छोड़कर सब क्या है? नॉन कॉर्डेट है। उसमें जो अगर हार्ट है, सब में नहीं है, एलिडा में है और किसमें? आर्थ्रोपोडा में है। अगर हार्ट है तो किस जगह पर है? डोर्सल है। हमारे में कहाँ है? वेंट्रल है। पीछे बैकबोन है, तो ऑपरेशन करते हैं हार्ट का, इधर से कोई पिक्चर में देखा इधर से काट दिया हो, इधर ही से करते हैं ना हार्ट का ऑपरेशन, टेबल पे उठा करके। तो इसमें जो है डोर्सल हार्ट पाया जाता है। एलिडा में भी है ऐसा और आर्थ्रोपोडा में भी। एलिडा में जो हार्ट है वो कितने हैं? कितने पेयर ऑफ हार्ट हैं? 4 पेयर ऑफ हार्ट। ठीक है ना, 2 पेयर ऑफ हार्ट क्या है? ट्रू है, 2 और 2 क्या है यहाँ पर? एंटीरियर लूप्स के फॉर्म में। ठीक, फिर हम आते हैं काकरोच में। आर्थ्रोपोडा में, काकरोच में 13 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है ना, उसमें क्या है? पल्सेशन ऑर्गन लगा हुआ है, 13 चैम्बर्ड हार्ट है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आते हैं किसमें? यहाँ पर कॉर्डेट्स। अब कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो अभी हमने पहले पढ़ा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 2 तरह का था, ओपन और क्लोज्ड। हमको पता चल गया कि क्लोज्ड किसमें पाया जाता है? फाइलम कॉर्डेटा में पाया जाता है। अब ओपन और क्लोज्ड की बाद में हम आते हैं कि जो हमारा हार्ट है, उस हार्ट में जो चैम्बरिंग है, ठीक है ना, उस चैम्बरिंग में देखिए आप, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर हेमी कॉर्डेटा। आपने नाम सुना है? कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया है। कौन कौन सा? हेमी में नहीं बांटा गया, हेमी को तो बाद में अलग फाइलम बना दिया गया। यूरो, सिफेलो और वर्टिब्रेटा किसमें बांट दिया? यूरो कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। हम लोग किसमें आते हैं? वर्टिब्रेटा में, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाई गई। बैकबोन ओरिजिनल रूप से वर्टिब्रेटा में ही है, और जो हमारा यहाँ ब्रेन है वो चारों तरफ से स्कल से ढका हुआ, ये वर्टिब्रेटा का लक्षण था। इसमें एक एग्जांपल है यहाँ पर हार्डमैनिया, नाम सुना है आपने? ये वर्टिब्रेटा में नहीं है, ठीक है ना। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा में हार्डमैनिया है, सिफेलोकॉर्डेटा में क्या है? एम्फिऑक्सस है, और फिर वर्टिब्रेटा में बाकी 5 वर्ग है, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। तो जो हार्ट की चैम्बरिंग अगर आप देखें तो जो हार्डमैनिया एनिमल होता है उसमें हार्ट में ऑरिकल और वेंट्रिकल में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए उसमें एक ऑर्गन पाया था जिसका था साइनस वेनोसस। आ जाइए बेटा, साइनस वेनोसस इज द अनडेवलप्ड फॉर्म ऑफ द हार्ट। तो ये साइनस वेनोसस पाया जाता है। अब हम साइनस वेनोसस के बाद आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक में कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट है वो 5 वर्ग हैं। एक वर्ग है यहाँ पर डिसीज, दूसरा वर्ग है एम्फीबिया, एम्फीबिया माने उभयचर, थर्ड है रेप्टिलिया, रेप्टिलिया माने सरीसृप, सरीसृप के बाद हम आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम बिगाड़ देना, हमने आप ब्लड सर्कुलेटरी पढ़ रहे हैं। रेप्टिलिया के बाद हम आते हैं किसमें? एप्स में, एप्स वर्ग किसमें आते हैं? मैमल्स। अब अगर आप हार्ट की पोजीशन देखें तो आपको पता है कि हार्ट में मेनली 2 चैम्बर होते हैं, 2 भाग होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? जी जी हाँ बन रहा है। हार्ट यहाँ पर 2 चैम्बर मेनली है पीसेस में। कौन कौन सा? ऊपर की तरफ ऑरिकल है, नीचे की तरफ क्या है? वेंट्रिकल। ठीक है, ऑरिकल को एट्रियम भी कहते हैं। तो ऑरिकल ऊपर होता है चौड़े भाग पर, और वेंट्रिकल का होता है नीचे के भाग पर होता है। जैसे हम पीसेस से एम्फीबिया में आते हैं तो यहाँ पर ऑरिकल डिवाइड हो जाता है, लेकिन वेंट्रिकल डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे जो राइट हैंड में होता है दैट इज द लेफ्ट ऑरिकल, इट इज द राइट। कितने चैम्बर हो गए? 3 चैम्बर। जैसे हम रेप्टिलिया में आते हैं तो रेप्टिलिया में वेंट्रिकल इज अगेन डिवाइडेड, तो वेंट्रिकल भी डिवाइड होगी बट इट इज इनकम्प्लीटली डिवाइडेड। तो यहाँ पर 2 ऑरिकल दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट और राइट।
वेंट्रिकल दिखाई दे रहे हैं आपको लेफ्ट और राइट, लेकिन यहाँ पर नीचे से थोड़ा सा पार्ट इनकम्प्लीट है, इसलिए कहते हैं इनकम्प्लीट फोर चैम्बर। तो कंप्लीट फोर चैम्बर किसमें है? क्रोकोडाइल में आप देखें तो कंप्लीट फोर चैम्बर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने चैम्बर हो गए? 2 चैम्बर हार्ट हो गया। यहाँ पर कितना है? 3 चैम्बर हार्ट हो गया। यहाँ पर क्या है? इनकम्प्लीट 4 चैम्बर, अपूर्ण 4 कोष्ठी। फिर हम आते हैं एप्स और मैमल्स में, इसमें टोटली 4 चैम्बर है, कंप्लीट 4 चैम्बर। ठीक है, अभी हम हार्ट को बाद में पढ़ाएंगे, हम आपको समझाएंगे, बताएं इट इज द 4 चैम्बर, इट इज द कंप्लीट 4 चैम्बर। अब क्या है कि जैसे जैसे चैम्बर बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर प्योर और इम्प्योर ब्लड का सेपरेशन हो जाता है। यहाँ पर 2 तरह का सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो ब्लड है वो हार्ट में या बॉडी में, यहाँ पर हार्ट में 2 बार फिलअप करता है। एक बार हार्ट में आता है, दोबारा हार्ट से वापस जाता है, तो 2 बार सर्कुलेशन होता है, तो उसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। लेकिन पीसेज में यहाँ पर जो ब्लड है हमारा, सपोज करिए ब्लड है, अब ब्लड जिस समय प्योर है, ठीक है ना, तो प्योर ब्लड जो है ये हार्ट से निकल करके कहाँ पहुंच रहा है? बॉडी ऑर्गन्स में जा रहा है। और बॉडी ऑर्गन्स से जो ब्लड होता है, कौन सा? इम्प्योर ब्लड, वो इम्प्योर ब्लड कहाँ पहुंच जाता है? गिल्स में पहुंच जाता है। पीसेस वर्ग में क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। तो यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? गिल्स में जा रहा है, और फिर बाद में प्योर होने के बाद फिर से कहाँ गया? हार्ट में। देयर इज सिंगल सर्कुलेशन इन द पीसेस, 2 चैम्बर हार्ट में सिंगल सर्कुलेशन। जैसे ही हम आगे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल्स इन सब में बढ़ते हैं, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, आपने नाम सुना होगा, दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि हमारे यहाँ पर हार्ट में 2 पार्ट हो जाते हैं। जो लेफ्ट पार्ट है इट कैरी द प्योर ब्लड, तो जैसे ये प्योर ब्लड कैरी करता है, ये लेफ्ट है, सो दिस बोथ पार्ट इज कॉल्ड द सिस्टमिक हार्ट। इसको क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? दैहिक हृदय। और जो हमारा राइट पार्ट है उसके दोनों चैम्बर मिलके क्या कहलाते हैं? पल्मोनरी हार्ट कहलाते हैं। आपको पता है कि पल्मोनरी शब्द जब लगा देते हैं तो आर्टरी और वेन की डेफिनेशन बदल जाती है। आर्टरीज मोस्टली कैरी द प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी इसलिए अर्थ बदल जाता है कि पल्मोनरी रिलेटेड है किससे? लंग्स से। तो पल्मोनरी शब्द हमने जैसे ही लगाया तो हार्ट से जो आर्टरी ब्लड ले जा रही थी इम्प्योर, वो चली जाएगी कहाँ पर? लंग्स पे चली जाएगी ऑक्सीजनेशन के लिए, इसलिए वर्ड लगाया पल्मोनरी। तो जब पल्मोनरी वर्ड लगाएंगे तो आर्टरी क्या ले जाएगी? इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन क्या ले जाएगी? ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन द ऑल द ग्रुप्स एक्सेप्ट द पीसेस। तो दोहरा परिसंचरण का मतलब है हमारे में 2 बार, देखिए एक बार हार्ट में राइट पार्ट में ब्लड इंटर कर रहा है, और दोबारा का यहाँ से कहाँ चला गया? ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में गया, और फिल्ट्रेशन के लिए किडनी में गया। वहां से जब वापस आया फिल्टर होकर के, तो फिर पूरे लेफ्ट पार्ट में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द सिस्टमिक हार्ट। इसीलिए हार्ट में 2 बार ब्लड जब इंटर करता है, दैट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। हम जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, उसको हम 3 पार्ट में स्टडी कर सकते हैं। इसमें पहला पार्ट है आपका ब्लड, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा है हमारे ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिनियां, और थर्ड पार्ट है हमारा हार्ट। तो हम 3 पार्ट में इसकी स्टडी करेंगे, ब्लड वेसल और हार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं पहले टॉपिक पर, ब्लड। हम सबको पता है ब्लड के बारे में, इट इज द कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक में बाद में फिर से डिफरेंशिएशन है, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर कि टेंस कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये कौन सा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। और तरल संयोजी ऊतक होने के अलावा इसकी एक और विशेषता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? हाँ बेटा,
मीसोडर्म से होता है। 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। तो मीसोडर्मल ऑरिजिन होता है, एक ये विशेषता हो गई इसकी, मीसोडर्मल ऑरिजिन। अब हम यहाँ पर ब्लड की जब स्टडी करते हैं, किस ब्रांच में करते हैं? अभी तो हमने परिसंचरण तंत्र की स्टडी की थी एंजियोलॉजी में। द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी डील्स द स्टडी ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड द हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी यहाँ पर ब्रांच हो गई, जिस ब्रांच में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? ब्लड की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हीम माने क्या होता है? हीम माने ब्लड नहीं होता, आयरन होता है ना? ठीक है, लेकिन आयरन भी किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया था आरबीसी में, आरबीसी पाया था ब्लड में, इसलिए नॉर्मली सेम है सब चीज। तो यहाँ पर जो आयरन है वो फेरस फेरिक स्टेट में जो पाया जाता है, इसलिए हीमेटोलॉजी। ठीक है, अब इसके बाद मीसोडर्म ऑरिजिन के बाद हमारी बॉडी में जो वेट होता है, वेट से अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% बाई वेट ब्लड होता है। आपके शरीर का जितना वेट होगा केजी में, उसका 7 से 8% क्या होगा? ब्लड होगा। सपोज करिए कोई 60 केजी का कोई व्यक्ति है, 60 केजी का या 55 केजी का, तो लगभग 5 से 5.5 लीटर क्या होगा यहाँ पर? ब्लड होगा। कितने में? 60 केजी की व्यक्ति में। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं आपको पढ़े, लेकिन आपके जो बॉडी वॉल्यूम है उसका यहाँ पर 1/13 पार्ट आपके शरीर के आयतन का 1/13 भाग होता है, और वेट का कितना होता है? 7 से 8%। अब मीसोडर्मल होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसकी ब्रांच को हेमेटोलॉजी कहते हैं। और कैसा होता है? नॉर्मली जो पानी से ज्यादा क्या होता है? श्यान होता है, विस्कस। आपने देखा है कि वाटर तेजी से फ्लोट करता है, लेकिन ब्लड उसकी तुलना में क्या होता है? कंसंट्रेट होता है, तो थोड़ा सा श्यान है, ये विस्कस है। ठीक है, और पीएच मान कैसा है? 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, स्लाइटली जो है कैसा होता है? बेसिक होता है, 7.3 ऐसे ही है, तो स्लाइटली बेसिक हो गया, अल्कलाइन हो गया। इसके अलावा यहाँ पर किस कलर का होता है? रेडिश इन कलर का होता है। ठीक है, रेडिश कलर क्यों होता है आपको पता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन पाया जाता है, सिलेट कलर का होता है। अब हमारे यहाँ पर ब्लड में मेनली 2 पार्ट हैं। एक तो वो लिक्विड है जिसमें कॉर्पसेल्स तैर रही है, ठीक है ना? तो एक लिक्विड हो गई, दूसरी कणिकाएं हो गई। तो हम अपने ब्लड को 2 पार्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देते हैं ब्लड। यहाँ एक तो हो गया प्लाज्मा, और दूसरा क्या हो गया? ब्लड कॉर्पसेल्स, रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा क्या है इसका? पेल कलर लिक्विड, जो हल्के पीले रंग का जो तरल है वो क्या है? प्लाज्मा है। ये बाय वेट अप्रोक्सीमेटली 55% पार्ट बनाता है किसका? ब्लड का। तो हल्के पीले रंग का जो तरल है वो प्लाज्मा है, लगभग 55% भाग बनाता है, और शेष भाग जो इसमें कणिकाएं तैर रही हैं, दैट इज कॉल्ड द ब्लड कॉर्पसेल्स। तो एक ब्लड सेल्स ना कह के ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं, रक्त कणिकाएं, ना कि कहते हैं ब्लड सेल्स। क्यों ऐसा है? नहीं, कॉर्पसेल्स क्यों कहते हैं, सेल्स क्यों नहीं कहते? जैसे आरबीसी नॉर्मली ऐसा लगता है रेड ब्लड सेल्स, लेकिन कॉर्पसेल्स कहते हैं। क्यों? सेल और कॉर्पसेल्स में कुछ अंतर है क्या? क्यों इतना कठिन वर्ड यूज किया है? सेल कह देते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, कुछ लोग कहते भी हैं सेल्स, लेकिन सेल्स नहीं है एक्चुअली, कॉर्पसेल्स है, रक्त कणिकाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आरबीसी है वो 99.9% भाग जो बना रहा है उसमें न्यूक्लियस नहीं है। प्राइमरी स्टेज में न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में क्या होता है? डीजनरेट कर जाता है। तो जब न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो सेल कैसी हो जाएगी? नॉन लिविंग हो जाएगी। नॉन लिविंग हो जाएगी, इसलिए इसको क्या कर दिया? कणिकाएं नाम दिया, ना कि सेल्स नाम दिया। तो ये कितना पार्ट बनाएगा? लगभग 45% पार्ट बनाता है। अब जो कॉर्पसेल्स है जितनी, उस पूरे कॉर्पसेल्स को हेमेटोक्राइट कहते हैं। सारी कॉर्पसेल्स मिलकर क्या कहलाती है? हेमेटोक्राइट। अब हम आते हैं प्लाज्मा, इसको बाद में पढ़ेंगे। अब प्लाज्मा जो है लिक्विड पेल कलर का पार्ट है। नॉर्मली जब यहाँ पर हमारा ब्लड कैसा था? स्लाइटली बेसिक था, तो ये भी स्लाइटली बेसिक ही होगा। इसमें लगभग 90 से 92% तो जल होता है, वाटर। ठीक है, इसके अलावा इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं।
तो इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं अकार्बनिक में वो होता है यहाँ पर NaCl होता है, NaHC होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब के क्या है, फास्फेट्स हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट हैं, सल्फेट हैं, बाइकार्बोनेट हैं। ठीक है, इतने सारे सब्सटेंस है इसमें, क्लोराइड है, फास्फेट है, सल्फेट है, बाइकार्बोनेट से, ये सब है। मेन पार्ट ये नहीं, मेन पार्ट है कि जो इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कार्बनिक पदार्थ, वो कौन कौन से हैं। तो हम अपने प्लाज्मा में जब आते हैं तो प्लाज्मा में मेनली हम आते हैं किसमें, ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक माने कार्बनिक भाग। बताइए कौन सा है इसमें ऑर्गेनिक पार्ट? ग्लूकोज तो है ही, लेकिन ग्लूकोज ना कह के सीधे न्यूट्रिएंट्स कह दें, है ना, तो फिर बहुत सारे नाम लिखने पड़ेंगे। तो ऑर्गेनिक पार्ट में सबसे पहले तो है इसमें प्लाज्मा प्रोटीन। क्या है प्लाज्मा? बताइए कौन कौन सी, कौन कौन सी प्रोटीन है? किसी को नाम पता है? एक नाम सुना होगा आपने, फाइब्रिनोजन, नाम सुना? एक को कहते हैं प्रोथाम्बिन, एक को कहते हैं एल्बुमिन, एक को कहते हैं ग्लोबुलिन। मेनली 4 प्रोटीन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथाम्बिन। इनका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? फाइब्रिनोजन, प्रोथाम्बिन का आपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा है प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन यकृत द्वारा निर्मित होकर स्रावित होती है। तो लीवर में बनी तो कहाँ गई? ब्लड में आ गई, प्लाज्मा में। ठीक है, इसके अलावा जो एल्बुमिन है, ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली सबसे छोटी प्रोटीन है, स्मॉलेस्ट होती है, और स्मॉलेस्ट के अलावा सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और वाइड स्प्रेड है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। और क्या काम है इसका? जब ढेर सारी प्रोटीन जो ऑर्गेनिक फॉर्म में है, या सॉरी कार्बनिक भाग ही है, वो इसकी सांद्रता बढ़ा देती है। इसी कारण से प्लाज्मा जो है वाटर की तुलना में थोड़ा विस्कस होने शान हो जाता है। इसके अलावा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस किए हुए हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने के अलावा जो ग्लोबुलिन होती है प्रोटीन, वो किसमें हेल्प करती है? ग्लोबुलिन में एक फॉर्म जुड़ जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनो नाम सुना है? तो एंटीबॉडी बनाने लगती है। ये केवल ब्लड का कंसंट्रेशन प्लाज्मा का मेंटेन कर रही है। ठीक है, इसके अलावा उसको कंसंट्रेट कर रही है। एल्बुमिन सबसे कम मात्रा में, सॉरी सबसे छोटी होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और जो एल्बुमिन प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? उसका फॉर्मेशन होता है, आपने डेंस कनेक्टिव टिश्यू जब पढ़ेंगे तो उसमें एक सेल आती है प्लाज्मा सेल्स, एक आती है मास्ट सेल। तो जो प्लाज्मा सेल है वो क्या बनाती है? एल्बुमिन बनाती है, वहां से फ्लोट करके कहाँ जाती है? ब्लड में आ जाती है। ये जो 2 प्रोटीन लिखी है आपने, प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये कौन सी प्रोटीन है? ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। किसमें हेल्प करती है? चोट लगने पर, रक्त का थक्का जमाने में, चोट लगने पर, ना कि पहले। तो बॉडी के अंदर फ्लूइड स्टेज में रहती है, लेकिन यहाँ पर ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है और चोट लगने पर रक्त का क्या जमा देती है? थक्का जमा देती है। तो मेन पार्ट तो हमारा प्लाज्मा में 4 प्रकार की प्रोटीन की, फाइब्रिनोजन, प्रोथाम्बिन और एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ये पार्ट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद एक सब्सटेंस बनता है लीवर में, और वो भी कहाँ जाता है? प्लाज्मा में आया था, उसको कहते हैं हिपेरिन। नाम सुना है? वो भी क्या है? ऑर्गेनिक पार्ट है। जो ऑर्गेनिक पार्ट है हमारा हिपेरिन, वो किस प्रकृति का है? कार्बोहाइड्रेट है कि लिपिड है कि प्रोटीन है? नहीं है, हिपेरिन से कार्बोहाइड्रेट। जब आप जैविक अणु पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे एक जगह हिपेरिन, इट इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हिपेरिन प्रोटीन नहीं है, कुछ जगह कभी कहीं गलत लिखा रहता है। ये कार्बोहाइड्रेट है और दैट एक्ट एज द एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट जानते हैं क्या होता है? रक्त को जमने से रोकता है इनसाइड द बॉडी। शरीर के अंदर रक्त को फ्लूइड स्टेट में बनाए रखता है ताकि लिक्विड बना रहे और रक्त हमारा जम ना जाए। तो ये क्या है? हिपेरिन। कार्बोहाइड्रेट प्रकृति का है, एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। तो मेन पार्ट तो हमने 2 पढ़ लिए। अब इसके अलावा यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करेगा? यहाँ पर एंटीबॉडी बनाएगा, ये एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स में सभी
न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज हो सकता है, फैटी एसिड्स हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स आपको पता है कौन कौन से पोषक पदार्थ। इसके अलावा गैसेस हैं। गैसेस में यहाँ पर O2 हो सकती है, CO2 हो सकती है, N2 हो सकती है। ट्रेसेस में अल्क मटेरियल्स हो सकते हैं, अदर मटेरियल्स। अब क्या रह गया प्लाज्मा में? एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल रह गया। हाँ वो तो है ही। और बताइए, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स रह गए। उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल, देखो यहाँ तक कवर कर रहा है बोर्ड, कर रहा है। अब जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स के रूप में हमारे ब्लड में ही या प्लाज्मा में ही बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। जैसे यहाँ पर अमोनिया भी हो सकता है ना, अल्प मात्रा में। इसके अलावा यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, एक्सेट्रा। तो अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटनिन भी होता है, ठीक है ना। क्रेटनिन लिखा नहीं मैंने, क्रेटनिन भी होता है। ये सारे पदार्थ यहाँ पर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के रूप में है। तो प्लाज्मा में हर चीज है, ऑर्गेनिक पार्ट भी है, इनऑर्गेनिक पार्ट भी है, हिपेरिन भी है, इम्यूनोग्लोबिन भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है, गैसेस भी है, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स भी है, और वाटर तो है ही सबसे ज्यादा। तो सारा पार्ट जो है लिक्विड स्टेट में फ्लोट करता रहता है, और इसके सबके अलग अलग वाटर फंक्शन है। तो जब भी आप किसी को ब्लड चढ़ाते हुए देखते हैं, जैसे बॉटल या पॉलीथीन में ऐसे लटका होता है, तो आप देखेंगे कि नीचे की तरफ का पार्ट थोड़ा डेंस हो जाता है, डार्क कलर का, ऊपर हल्का क्या लिक्विड इकट्ठा हो जाता है, हल्के पीले रंग का, दैट इज द प्लाज्मा। तो जैसे आप बॉटल को ऐसे लटकाते हैं तो ग्रेविटी के कारण जितने के कॉर्पसेल्स हैं वो कहाँ जाते हैं, नीचे, और बॉटल के ऊपर का जो पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट या हल्का पीला हो जाता है, दैट इज द प्लाज्मा। हम आते हैं अपने मेन पॉइंट, ब्लड कॉर्पसेल्स, रक्त कणिकाएं। मैंने आपको बता दिया ये कणिकाएं क्यों कहते हैं। और जो ब्लड कॉर्पसेल्स है ये 45% भाग बनाती हैं। इस पूरे को मिला के हेमेटोक्रिट कहते हैं। 3 तरह के, सबको पता हुआ है, कॉमन चीजें हैं। एक को आरबीसीज कहते हैं, दूसरे को डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और तीसरे को क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। तीनों को हमको अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। अभी हम सबसे पहले क्या लेते हैं, आरबीसी लेते हैं। फुल फॉर्म आपको पता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं वो जितने भी कॉर्पसेल्स हैं, कणिकाएं हैं, उन सबका 99.9% ऑफ टोटल कॉर्पसेल्स, कुल रक्त कणिकाओं का 99.9% भाग बनाती है आरबीसी। आप समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा मात्रा में यही है। अब इनकी जो काउंटिंग होती है संख्या, 45 लाख से 55 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, 1 मिलीमीटर आयतन में इसकी संख्या 45 लाख से कितनी होती है, 55 लाख होती है। अब इसके अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वास्तव में इतनी ज्यादा संख्या जो है यहाँ पर 1 मिलीमीटर आयतन, अगर आप एक ड्रॉप देखें, आप देखिए आई ड्रॉप जो आता है वो ml में आते हैं, क्योंकि आंखों में या कान में डालना होता है, ईयर ड्रॉप या आई ड्रॉप, तो बहुत थोड़ा सा डालना होता है। तो जो एक ड्रॉप होता है 1 ड्रॉप, अगर एक ड्रॉप हम ब्लड ले लें तो एक ड्रॉप ब्लड में 26 करोड़ क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं इन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, अप्रोक्सीमेटली 26 करोड़ आरबीसी। अब हमारे शरीर में 5.5 लीटर ब्लड है ना, नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में 1 मिलीमीटर आयतन में इतनी है। आप पूरी बॉडी का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कई अरब, इससे ज्यादा ब्लड वेसल्स आएंगी, अप्रॉक्स 2.5, 10 और 13, वो सब काउंट नहीं करना ना, आपको लर्न करना है कि इतनी ज्यादा आरबीसी है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आरबीसी होती है, ये हमारी आरबीसी, इसका जो शेप होता है वो ऐसा होता है। कौन सा शेप है ये बाइकॉन्केव। ये जो बाइकॉन्केव हमारी आरबीसी है, उभयावतल बाइकॉन्केव। इस बाइकॉन्केव एक आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं कितने होते हैं, 1 सिंगल आरबीसी। इसमें हमारी एक आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन का जो काउंट होता है वो है यहां पर 28 करोड़। 28 करोड़ हीमोग्लोबिन एक आरबीसी में होते हैं। अब आप समझिए कि इतने सारे आरबीसी, इतने सारे हमारे जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं,
वो इसके अंदर होंगे। हीमोग्लोबिन आपको पता है यहाँ पर कि ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है, और जो हीमोग्लोबिन है उसमें 4 प्रोफाइल रिंग होती है, उसमें ऑक्सीजन सब क्या करता है, कंबाइन करता है, क्या बनता है, ऑक्सीजन, को बाद में पढ़ेंगे। इसके अंदर जो इसका शेप होता है ये बाइकॉन्केव जरूर है, लेकिन इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रोटीनों से कहते हैं स्ट्रोमेटिन। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, संरचनात्मक। 2 तरह की होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। तो यहाँ पर आरबीसी के अंदर जो विशेष प्रकार की प्रोटीन दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोमेटिन प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जो इसकी संरचना बनाती है। इसकी जो आकृति होती है वो फोल्डेड होती है, इसीलिए कितनी भी पतली कैपिलरी हो आरबीसी आराम से निकल जाती है उससे होकर, जबकि आरबीसी का साइज कभी कभी बड़ा होता है फिर भी वो निकल जाती है, फोल्ड होकर। जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़े व्यक्ति को इसके अंदर आना है, थोड़ा झुककर अंदर आ जाएगा, उसी तरह से इसकी आकृति फोल्डिंग होती है, और फोल्डेड होने के कारण बहुत फाइन कैपिलरी से भी कहाँ निकल जाते हैं, आसानी से छोटे छोटे पोर से भी बाहर निकल जाते हैं। अब इसकी जो आकृति है वो बाइकॉन्केव है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसकी काउंट आपने देख लिया। काउंटिंग के अलावा जो इसका लाइफ स्पॉन जीवन का कितना होता है, 90 से 120 दिन होता है, 3 से 4 महीने। इसका मतलब इतने दिन के अंदर अगर आपने आरबीसी का यूज कर लिया, यूटिलाइजेशन कर लिया तो ठीक है, नहीं तो डेड आरबीसी या डेड हो जाएंगी और नई आरबीसी क्या होगी, बनती रहेंगी। तो कई मिलियन आरबीसी पर सेकंड नष्ट होती है और कई मिलियन पर सेकंड क्या होती है, बनती है। तो 90 से 120 दिन जो बन रही है, तो वास्तव में फॉर्मेशन हो कहाँ रहा है, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, बन कहाँ रही है, बोन मैरो में तो बाद में बनती है। सबसे पहले जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, भ्रूणी अवस्था, उसमें लीवर में बनती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में यहाँ पर कहाँ बनती है, लीवर में। फॉर्मेशन है ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसमें शिफ्ट हो जाती है बोन मैरो, ये फंक्शन। और बोन मैरो में भी सारी बोन्स में नहीं, हर हड्डी के अंदर बोन मैरो नहीं होता, किसमें होता है, केवल बोन मैरो में अस्थि मज्जा, हड्डियों के अंदर जो फैटी सब्सटेंस होता है, 2 तरह के सब्सटेंस होते हैं, चारों तरफ से फैट होता है पीले कलर का, उसके अंदर क्या होती है, आरबीसी होती है। तो इसलिए रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो 2 पार्ट में बांट देते हैं। तो जो बोन मैरो होता है वो हर हड्डी के अंदर नहीं होता, कि लॉन्ग बोन्स में होता है, लंबी अस्थियों में से ह्यूमरस और फीमर, और किसमें होता है, और फ्लैट बोन्स में होता है। फ्लैट बोन्स में कौन सी आती है, मेनली जानते हैं किसमें बनती है, हमारी रिब्स में, स्टर्नम में, ठीक है, क्रेनियल बोन्स में, और किसमें, लॉन्ग बोन्स में, ठीक। तो ये जो फॉर्मेशन है एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर में है, फिर बोन मैरो में है। अब इसका जो फॉर्मेशन है आप देखेंगे 90 से 120 दिन बाद जब ये डैमेज होती है तो भक्षण का कार्यक्रम करता है। फैगोसाइट्स तो करती है, कहाँ की फैगोसाइट्स, किस जगह, मेन जो फैगोसाइटाइज्ड ऑर्गन है आपको पता है कौन सा है, लसिका अंग है, वो एक लिम्फेटिक ऑर्गन है जो मेनली आरबीसी, डेड आरबीसी का भक्षण करता है। तो उसका नाम क्या है, हाँ, ग्रेवियार्ड आरबीसी कौन है, स्प्लीन, तिल्ली, प्लीहा भी इसको कहते हैं। तो जो हमारा स्प्लीन है वो ग्रेवियार्ड है, स्प्लीन। ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है, ये भक्षण का कार्य करता है। कुछ स्टेज में हमारा लीवर भी मृत आरबीसी का भक्षण करता है, लेकिन मेनली फंक्शन किसका है, स्प्लीन का है। अब इसके बाद इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट करता है तो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये तो इसका फंक्शन होता है। अब आपने एक क्वेश्चन देखेंगे कि जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो जिन कोशिकाओं से हो रहा है बोन मैरो के अंदर, उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन द बोन मैरो, ठीक है ना। तो किस फॉर्म में होता है, आरबीसी के फॉर्म में नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, आरबीसी का एक और नाम है आपको अगर पता हो, क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। तो जो कोशिकाएं आरबीसी बनाती हैं बोन मैरो के अंदर, उसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी। तो आरबीसी का एक दूसरा एरिथ्रोसाइट, तो एरिथ्रोब्लास्ट के रूप में फॉर्मेशन होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। अब हीमोग्लोबिन काउंट के कारण ही, अगर हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ जाता है या आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है या घट जाती है, दोनों ही कारणों से डिसीज हो जाती है। क्या डिसीज होती है, अगर मान लो इसकी संख्या कम हो जाए आरबीसी की, तो क्या कहेंगे, द लोअर काउंट ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड
एनीमिया, रक्त क्षीणता नाम सुना है, तो इसी को कहते हैं एनीमिया। अगर आरबीसी का काउंट क्या हो जाए, कम हो जाए, आरबीसी काउंट लो, तो इसे कहेंगे रक्त क्षीणता। अब रक्त क्षीणता विटामिन जब आप पढ़ते हैं तो दो तरह की रक्त क्षीणता होती है, एक पर्नीशियस एनीमिया होता है, रक्ताल्पता, ठीक है, वो हाईली डेंजरस होती है, विटामिन B12 की कमी से होती है, अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। अगर इसकी संख्या बढ़ जाए आरबीसी तो क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पॉलीसाइथीमिया। यहाँ पर आरबीसी काउंट क्या हो जाता है, हाई काउंट। अब आप सोचिए कि अगर संख्या कम हो गई या ज्यादा हो गई तो डिसीज की ओर ये क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी में। सपोज करिए कि आरबीसी की संख्या हमारी ब्लड में कम हो तो ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन कम होगा, O2 का ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, तो ये तो कमी का दुष्प्रभाव हो गया कि हमें वीकनेस आ जाएगी। अगर संख्या बढ़ गई तो क्या होगा, पॉलीसाइथीमिया तो हो रहा है, पॉलीसाइथीमिया में होने से क्या दिक्कत आएगी। अगर आरबीसी काउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया या हीमोग्लोबिन काउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, आप दिन भर आयरन की गोलियां खाते रहते हैं, कुछ लोग जो है जबरदस्ती कि मिल गई तो कैल्शियम की खा लो, विटामिन की खा लो, आयरन की खा लो, हमको अभी नहीं खानी, या तो यहाँ पर जिससे भी इन्फेंट्स है उसमें प्रेग्नेंट वुमेन को खानी है, या किसी बच्चे में कोई दिक्कत आ रही तब खानी है। नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति को हमारी वेजिटेबल फ्रूट से पर्याप्त मिनरल्स मिल जाते हैं, फिर भी कुछ लोग खाते रहते हैं, आयरन की गोली मिल गई, कैल्शियम की लगातार खाते रहते हैं। तो जैसे ही इसका काउंट बढ़ जाएगा हीमोग्लोबिन का, तो जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन से वो क्या करेगा, कंबाइन करेगा, और क्या होगी, ज्यादा एनर्जी क्रिएट होगी। अब ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, आप उतना वर्क नहीं कर रहे हैं तो चिड़चिड़ापन, ठीक है। इसके अलावा आपको एंगरनेस, हर समय आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी लगातार क्रिएट हो रही है और हमारी बॉडी से जो ग्रोथ होनी चाहिए उससे वो ग्रोथ ना होगा, पूरी एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, दैट इज द पॉलीसाइथीमिया। अब कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि जैसे हम जो है हिल्स पर जाते हैं या जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं वो लोग ज़्यादा गोरे होते हैं मैदानी लोगों की तुलना में, क्यों ऐसा होता है, आरबीसी काउंट ज़्यादा होता है, आरबीसी काउंट ज़्यादा होता है तो लोग गोरे हो जाते हैं। लेकिन हम लोग जाते हैं कभी अगर हिल्स में, सोचे 2 दिन रहने तो गोरे हो जाते नहीं होते हैं, क्यों, जैसे हम हिल्स पर जाते हैं तो O2 का प्रेशर कम हो जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे पहाड़ों पर हाइट पे जाते हैं एल्टीट्यूड में तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है तो हमारी आरबीसी आसानी से ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं कर पाती। तो क्या होता है, बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस के कारण हमारी आरबीसी की दर बनने की दर बढ़ जाती है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बने, हीमोग्लोबिन, ताकि किससे सहयोग कर सके, ऑक्सीजन से, ताकि हमारा ब्लड O2 का ट्रांसपोर्ट कर सके। इसलिए जो लोग हिल्स पर लगातार रहते हैं तो धीमे धीमे आदी हो जाते हैं उस एल्टीट्यूड पर रहने के, और उनके में हीमोग्लोबिन काउंट नॉर्मल से ज्यादा बना रहता है, इसलिए वो लोग ज्यादा गोरे दिखाई देते हैं। ये कंडीशन हाइपोक्सिया के कारण होती है, जब हाइट पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो जब एनॉक्सिया में डेथ हो जाएगी, हाइपोक्सिया में जब ऑक्सीजन का दाब कम हो जाएगा तो आरबीसी काउंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। आरबीसी का फंक्शन आपको पता ही है। फिर अब आते हैं किसमें, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म आपको पता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस कहते हैं, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। इसका एक और नाम है, इसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी की आकृति कैसी थी, फिक्स थी, ठीक है ना, और आरबीसी में न्यूक्लियस बाद में डिजनरेट हो जाता है, कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म नहीं होते, कोशिकांग भी नहीं होते। डब्ल्यूबीसी की जो आकृति होती है वो होती है इरेगुलर, अनियमित, कई जगह लिखा होता है अमीबॉइड, अमीबा की तरह, वो भी सही है, अमीबा अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके अलावा इरेगुलर के अलावा और डब्ल्यूबीसी का और क्या फंक्शन है, न्यूक्लिएटेड होती है। जो हमारी आरबीसी होती है ना वो नॉर्मली इन्यूक्लिएटेड होती है, नॉन, लेकिन एक ऐसा मैमल है जिसमें आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन पूछते हैं, कैमल में, कैमल की जो आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड है, बाकी सब की क्या है, नॉन न्यूक्लिएटेड। हाँ, तो जो आरबीसी में केंद्रक इनिशियल स्टेज में पाया जाता है, अगर इनिशियल स्टेज में ना पाया जाए तो सेल डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, उसका फंक्शन खत्म हो जाता है। इसीलिए आरबीसी डिवाइड करके अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकती। नई आरबीसी किससे बनती है, एरिथ्रोब्लास्ट से, क्योंकि उसका केंद्र क्या होता है, नष्ट हो जाता है, नहीं तो सूत्री विभाजन होता रहे, ऐसे 2 से 4 लगातार बनती रहे, इसलिए डिवीजन नहीं होता। अब ये इरेगुलर है, न्यूक्लिएटेड है, इसका जो कोशिका द्रव्य है, ठीक है ना, उसके आधार पर इसको केंद्र के आधार पर 2 पार्ट में बांटा, आप सबको पता है। एक को कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरे को कहते हैं एग्रेनुलोसाइट्स, जिसका कोशिका द्रव्य ग्रेन्यूल्स युक्त होता है, दानेदार, दानेदार
कोशिका द्रव। और ये कैसा है यहाँ पर, स्वच्छ कोशिका द्रव है। इसके आधार पर ल्यूकोसाइट को दो पार्ट में बांट दिया है, या डब्ल्यूबीसी और ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट। और संख्या कितनी होती है, काउंट इसकी डब्ल्यूबीसी 5000 से 9000 पर मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर आयतन में डब्ल्यूबीसी की तुलना में बहुत कम है। वो 45 लाख से 55 लाख की, ये केवल 1000 में 5000 से 9000 पर मिलीमीटर क्यूब। अब इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये रेगुलर होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, दो पार्ट में बांटा है, ग्रैनुलोसाइट एक ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में कोशिका द्रव दानेदार। इसके अलावा यहाँ पर जो केंद्रक है वो एक से अधिक होते हैं, ठीक है ना। और क्या होते हैं, लोग होते हैं, पालित होते हैं। इसको फिर से 3 कैटेगरी में बांटा है ग्रैनुलोसाइट्स को। किसमें एक नाम रखा गया है एसिडोफिल। एसिडोफिल का एक और नाम है, इसको कहते हैं इओसिनोफिल, ठीक है। आपको नाम से समझ में आ रहा है, एसिडोफिल, एसिड माने अम्ल। ये अम्लीय अभिरंजन को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। एसिडिक डाई, एसिडिक डाई का कोई एग्जांपल पता है आपको, एसिडिक डाई, अम्लीय अभिरंजन। इओसिन, एक डाई या कलर होता है बायोलॉजी में, उसको स्टेन कहते हैं, उसको ये ग्रहण कर लेती है, इसलिए इसका नाम क्या है, एसिडोफिल रखा गया। वो अम्लीय अभिरंजक है और ये पूरे डब्ल्यूबीसी का 2 से 4% होती है। अब 2 से 4% होने के का बहुत बड़ा फायदा नहीं है। हमको मेन पता होना चाहिए कि वास्तव में एसिडोफिल का कार्य क्या है। ये जैसे ही बॉडी में किसी परजीवी का इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना, तो इसकी संख्या तेजी से बढ़ती है, तो हमको अक्सर जुकाम हो जाता है। लोग कहते हैं इस्नोफिलिया हो गया। इस्नोफिलिया नहीं, इओसिनोफिलिया, इसकी काउंट बढ़ने को इओसिनोफिलिया कहते हैं। ये एलर्जी के लिए या अति संवेदनशीलता या हाइपर सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो एसिडोफिल जो हमारा है वो मेन रोल किसमें प्ले करता है, यहाँ पर एलर्जी में। एलर्जी के अलावा हाइपर सेंसिटिविटी, अति संवेदनशीलता, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरे पार्ट में आते हैं, कौन सा पार्ट है, बेसोफिल। बेसोफिल यहाँ पर 0.5 से और 2% तक होती है कुल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कितनी होती है, मेन इंपॉर्टेंट ये कि बेसिक डाई को ऑब्जर्व करती है। मेथिलीन ब्लू नाम से एक बेसिक डाई होती है अभिरंजक, ठीक है ना, उसको अवशोषित कर लेती है, उस पर रिएक्ट करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बेसोफिल कहते हैं। बेसोफिल का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बता सकता है कोई क्या फंक्शन है बेसोफिल का? हाँ बेटा, सिक्रीशन किसका? एक सब्सटेंस होता है हिस्टामिन, नाम सुना है आपने, हिस्टामिन। ये क्या करता है, हिस्टामिन का सिक्रीशन करता है। जो हिस्टामिन किसमें हेल्प करती है, इन्फ्लेमेशन और प्रदाह अभिक्रिया में। जब कहीं चोट लग जाती है तो जो स्वेलिंग और जलन होती है उसको कहते हैं प्रदाह, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये इन्फ्लेमेशन प्रदाह। तो केवल हिस्टामिन पर नहीं होता, हिस्टामिन के अलावा सेरोटोनिन भी होता है, हाँ, और हिपैरिन भी होता है। तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन प्रदाह के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो किसका पार्ट है, ग्रैनुलोसाइट। तीसरा पार्ट कौन सा है, तीसरे पार्ट को न्यूट्रोफिल कहते हैं। ये अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिरंजक को ग्रहण कर लेता है, इसीलिए उदासीन है ये, और कुल डब्ल्यूबीसी का 60 से 70% भाग बनाता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का फंक्शन बताइए, किसी को पता हो तो। फैगोसाइटोसिस फंक्शन है इसका, एक और नाम है, इसमें केंद्रक जो है मल्टीलोब्ड होता है, इसे कहते हैं पॉलीमार्फोन्यूक्लियर सब्सटेंस। क्या कहते हैं, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर। और ये मेन फंक्शन है इसका फैगोसाइटाइजेशन, माने हानिकारक पदार्थों का भक्षण, फैगोसाइटाइजेशन। तो जितने भी हानिकारक पदार्थ है हमारी बॉडी में जो ब्लड में पहुंच गए, उन सब का लगातार भक्षण करने की क्षमता होती है, तो न्यूट्रोफिल, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट था ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है ना। ए ग्रैनुलोसाइट्स में कोशिका द्रव स्वच्छता आपको पता है, इसके अलावा ये मोनोन्यूक्लिएटेड होता है। इसका मतलब इसका केंद्रक कई पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, एक ही केंद्रक होता है। किसमें, ए ग्रैनुलोसाइट्स में। ए ग्रैनुलोसाइट्स के 2 पार्ट हैं, कौन कौन से हैं,
एक को कहते हैं लिम्फोसाइट्स, और एक को क्या कहते हैं, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स लगभग 20 से 30% भाग बनाता है, लेकिन मेन फंक्शन क्या है लिम्फोसाइट्स? आपको पता है हमारी जो एचआईवी जो एड्स होता है ना, वो जिस वायरस से होता है उसको एचआईवी कहते हैं। एचआईवी कोशिकाएं मुख्य रूप से किसको प्रभावित करती हैं? लिम्फोसाइट्स को। T4 लिम्फोसाइट लिखा रहता है, इसका मतलब है कि यही एंटीबॉडी बना रहा है, और जैसे ही इसको नष्ट करेगा एचआईवी तो एंटीबॉडी होने की क्षमता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीबॉडी बनाने की क्षमता। सबसे पहले एंटीबॉडी किसने खोजा था? एक साइंटिस्ट हुए एमिल वॉन बेयरिंग। क्या नाम है? एमिल वॉन बेयरिंग। उन्होंने सबसे पहले एंटीबॉडी खोजा। आगे पढ़ाएंगे प्रतिरक्षा तंत्र में। फिर हम आते हैं मोनोसाइट्स में, जो 2 से 10% जो भाग बचा हुआ होता है, ठीक है ना, वो बाद में क्या बन जाता है, मोनोसाइट्स बन जाता है। मोनोसाइट्स में एक स्पेशल फंक्शन है पहचानने का कि इसका जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, रेनिफॉर्म होता है। रेनिफॉर्म है किडनी शेप, जो इसका केंद्रक होता है वो रेनिफॉर्म होता है। इससे पहचान जाते हैं कि ये मोनोसाइट्स हैं। तो आप देख रहे हैं 5 पार्ट में बनाया हुआ है, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो WBC के जो 5 भाग हैं वो यहाँ पर केंद्रक की प्रकृति और कोशिका द्रव्य की संरचना के आधार पर है, और WBC के 5 भागों को अलग अलग क्या कहते हैं, TLC। जब आप बीमार होते हैं डॉक्टर कहता है कि TLC करा लीजिए। TLC मैंने टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ब्लड में कुल WBC पर ml में कितनी है, और DLC का मतलब होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। जब आप पैथोलॉजी का पर्चा देखते हैं तो उसमें अलग अलग लिखा होता है एसिडोफिल इतने %, बेसोफिल इतना, न्यूट्रोफिल इतना, और जिसकी संख्या कम ज्यादा होती है वो मार्कर से क्या कर देता है पैथोलॉजी वाला, उसको इंडिकेट कर देता है, तो वो DLC है। तो ये डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पता लगाने के लिए कि वास्तव में किस वायरस का या बैक्टीरिया किसका इन्फेक्शन बॉडी में हुआ है। तो ब्लड टेस्ट क्या चीज, वो CBC है, वो कंप्लीट ब्लड काउंट है। ये केवल किसका है, WBC का है। ज्यादातर क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, WBC, इसीलिए TLC DLC कराने से ज्यादातर रोग जनक का पता लग जाता है। CBC कब कराते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई गंभीर बीमारी हुई है तो आपके ब्लड काउंट में कितनी कमी या कितनी अधिकता किस कॉर्पसेंस की हो रही है, और यहाँ तक कि उसमें प्लाज्मा प्रोटीन भी कम या ज्यादा कौन सी हो रही है, टोटल काउंट क्या कहलाता है, CBC। तो ये क्या है कि TLC DLC आपको पता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट माने WBC कुल संख्या, और DLC माने डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। अब WBC का जो जीवन काल है वो 1 से 4 दिन तक होता है, अलग अलग वेरी करता है, ल्यूकोसाइट का अलग, लिम्फोसाइट का अलग, मोनोसाइट का अलग। और WBC का निर्माण कब होता है बताइए, फॉर्मेशन WBC ये भी बोन मैरो में बनती है, लेकिन बोन मैरो में बनने के अलावा जिस सेल से बनती है उसको क्या कहते हैं, माइलोब्लास्ट, ठीक है, और एक होती है मोनोब्लास्ट, समझ लीजिए। माइलोब्लास्ट बनाती है यहाँ पर एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। बोन मैरो में ही बनती है। बोन मैरो में 5 प्रकार की सेल होती है। एक होती है एरिथ्रोब्लास्ट, वो क्या बना रही थी, RBC। दूसरी सेल है माइलोब्लास्ट, ये क्या बनाती है, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। फिर एक सेल होती है मोनोब्लास्ट, वो क्या बनाएगी, मोनोसाइट। अब एक सेल होती है लिम्फोब्लास्ट, क्या बनाएगी, लिम्फोसाइट। देख लीजिए ये सब बोन मैरो में पाई जाती है। तो बोन मैरो में माइलोब्लास्ट बनाएगी एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोब्लास्ट बनाएगा मोनोसाइट, और लिम्फोब्लास्ट क्या बनाएगा, लिम्फोसाइट। तो हमने अभी आपका RBC पढ़ लिया, दूसरा क्या पढ़ लिया, WBC पढ़ लिया, ठीक है। अब हम किसमें आते हैं, तीसरे पार्ट में ब्लड कॉर्पसेल्स। बिगाड़ दें इसको, क्या जी, बिल्कुल डिसीज होती नहीं, डिसीज नहीं होती। कम ज्यादा होने पर मेनली पता चल जाता है कि किसका इन्फेक्शन हुआ है। जैसे एंटीबॉडी ज्यादा संख्या बनने का मतलब कोई ना कोई एंटीजन प्रवेश किया है, फिर टेस्ट करके पता लगाते हैं कि कौन सा एंटीजन प्रवेश किया है और किस तरह से उसको क्या करना है, नष्ट करना है। जरूरी नहीं कि नेचुरल एंटीबॉडी से नष्ट हो जाए,
बहुत सारे ऐसे रोगजनक होते हैं जो हमारे शरीर की एंटीबॉडी पर्याप्त नहीं होती, तो हम क्या देते हैं उसके लिए, फिर एंटीबायोटिक देते हैं। इससे निकलता है बैक्टीरिया से, फंजाई से, एलगी से भी निकलता है, इसको बिगाड़ दे। देखिए तीसरे पार्ट में हम आते हैं, कौन सा था, ब्लड प्लेटलेट। ब्लड प्लेटलेट जो होती है वो हमारी बॉडी में लगभग 2 से 4 लाख होती है पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, बनती कहाँ है, फॉर्मेशन, सबसे मेन तो फॉर्मेशन ही है। हमारी बोन मैरो के अंदर एक सेल होती है, उसे कहते हैं मेगाकैरियोब्लास्ट, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड प्लेटलेट। तो 5 प्रकार की सेल हो गई बोन मैरो में, कौन कौन सी, एरिथ्रोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट और लास्ट में मेगाकैरियोब्लास्ट। ये बनाती है यहाँ पर ब्लड प्लेटलेट। 2 से 4 लाख होती है, ओनली इन मैमल्स, केवल स्तनधारियों में पाई जाती है, ओनली इन मैमल्स। और फंक्शन आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ब्लड क्लॉटिंग करती है। ठीक है, अब ब्लड क्लॉटिंग कर रही है ब्लड प्लेटलेट्स, तो हमें इसका पढ़ना है कि कैसे प्रोसेस होती है ब्लड क्लॉटिंग की, कि अगर ब्लड क्लॉटिंग ना हो पाए, ठीक है ना, तो कौन सी डिसीज हो जाती है। एक तो ब्लीडर्स डिसीज हो सकती है विटामिन के की डेफिशिएंसी से, दूसरी हीमोफीलिया, अगर जेनेटिकल है तो क्या हो जाएगी, हीमोफीलिया। अगर किसी विटामिन के द्वारा पूर्ति करने पर हमारी ब्लड क्लॉटिंग होने लगे तो समझ लीजिए कि वो जेनेटिकल नहीं है, वो केवल विटामिन के की क्या है, कमी से है। लेकिन फिर भी अगर विटामिन के देने पर भी अगर हमारी ब्लड क्लॉटिंग ना हो, चोट लगने पर समझ लीजिए क्या है, हीमोफीलिया है। तो यहाँ पर जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन है वो है फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन। कहाँ बनी थी, लीवर में, ब्लड में आ गई थी। तो क्या होता है, जैसे ही चोट लगती है तो हेपेरिन पहले इनएक्टिव होता है। शरीर के बाहर जब ब्लड निकलता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में हेपेरिन क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। और हमारी जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है वो अभी तक क्या थी, इनएक्टिव फॉर्म में थी, अब वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। तो एक्टिव होने के लिए जो हमारा यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग जो होती है कैसे होती है कि यहाँ पर क्षतिग्रस्त ऊतक हो गया, जैसे ही हमें चोट लगी तो यहाँ पर एक ऊतक हो गया क्षतिग्रस्त ऊतक, और यहाँ पर क्या हो गई, ब्लड प्लेटलेट, इसको ट्रॉमेटाइज्ड टिश्यू कहते हैं, कोई जरूरी नहीं इंग्लिश में लिखना। क्षतिग्रस्त ऊतक है ये ब्लड प्लेटलेट। क्षतिग्रस्त ऊतक एक पदार्थ बनाती है, उसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। नाम सुना है कि नहीं सुना, ये बनाती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसी समय ब्लड प्लेटलेट एक पदार्थ बनाती है, उसे कहते हैं प्लेटलेट फैक्टर 3। तो यहां पर थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट फैक्टर 3 दोनों कैल्शियम आयन की उपस्थिति है। इसका मतलब है हमारे ब्लड में कैल्शियम की आवश्यकता है, अगर नहीं होगी तो क्लॉटिंग नहीं होगी। कैल्शियम आयन की उपस्थिति में एक सब्सटेंस बनाती है, उसे कहते हैं यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिनेज। यह है एंजाइम। अब 2 प्रकार की प्रोटीन थी किसमें, हमारे प्लाज्मा में। एक का नाम था प्रोथ्रोम्बिन और दूसरे का नाम था फाइब्रिनोजन। आप देखिए ये दोनों प्रोटीन अब हेल्प करेंगे। ये जो हमारा प्रोथ्रोम्बिनेज, एज हमेशा एंजाइम में लगता है, तो जैसे ही यहाँ पर ये एंजाइम फंक्शनल हुआ तो प्रोथ्रोम्बिन को बदल देता है थ्रोम्बिन। अब क्या होगा, ये जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन पर एक्ट करेगा और इसको बदल देगा फाइब्रिन में। और फाइबर माने होता है धागे, तो फाइब्रिन माने धागे। इतने पतले पतले फाइबर्स कलेक्ट हो जाते हैं जहां पर चोट लगती है कि उस धागे से हमारे आरबीसी बाहर नहीं निकल पाते। जब आरबीसी बाहर नहीं निकल पाएंगे तो केवल क्या निकलेगा, प्लाज्मा। तो थोड़ी देर तक कलरलेस लिक्विड निकलता है, तो हम कहते हैं कि हाँ चोट अब जो है क्या हो रही है, ठीक हो, खून बहना बंद हो गया है। तो वास्तव में प्लाज्मा आ रहा है बाहर, लेकिन आरबीसी बाहर आना बंद हो गए। सबसे मेन फंक्शन आरबीसी का है, क्योंकि आरबीसी लगातार निकलते रहेंगे चोट से तो हमें अंदर एनीमिया हो जाएगा और हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो डेथ हो सकती है। तो जरूरी नहीं कि चोट का थक्का जम जाए चोट लगने पर, अगर थोड़ा बहुत माइनर कट है तब तो जम जाएगा। अगर इतना बड़ा घाव हो गया एक्सीडेंट में तो फिर तुरंत ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ब्लड का थक्का नहीं जम सकता, क्योंकि इतने सारे फाइबर नहीं बन सकते। तो ये फाइब्रिन है, ये यहाँ पर पॉलीमराइजेशन करते हैं।
और क्या बना देते हैं, क्लॉट। और ये क्लॉट थक्का जो है आरबीसी को बाहर आने से रोक देता है। इस तरह से क्या हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिसने ब्लड क्लॉटिंग का वर्णन किया था उसका नाम है हॉवेल। तो हॉवेल ने सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग की पूरी फिनोमिना बताई थी कि किस तरह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, तो आज आपने यहाँ पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का पूरा पार्ट पढ़ लिया, कंपोजिशन कि ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, फिर इसका कॉर्पसेंस में देख लिया कि आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट होते हैं। आरबीसी का लाइफ स्पॉन पढ़ लिया, ओरिजिन देख लिया, और क्या देख लिया इसका, कहाँ पर ग्रेवयार्ड होता है, कहाँ नष्ट होते हैं। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसमें एक चीज और समझ लीजिए, जो हीमोग्लोबिन जिस समय विखंडित होता है, जब आरबीसी का जीवन काल पूरा हो जाता है तो आरबीसी डिकम्पोज करता है, तो हीमोग्लोबिन भी डिकम्पोज करता है। तो हीमोग्लोबिन जब डिकम्पोज करता है तो जो सब्सटेंस बनता है उसका नाम है बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन। ये दोनों जो है पित्त रस का महत्वपूर्ण भाग है। जो बाइल जूस होता है उसमें जो बाइल पिगमेंट होते हैं, पित्त रंगा जिसे कहना चाहिए, वो बाइलिरुबिन और वर्डिन है। दे आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। अब क्या होता है कि ये चूंकि पीले रंग के पदार्थ होते हैं और इसको जो है पित्त रस के रूप में हमारा जो लीवर होता है वो आहार नाली पहुंचा देता है छोटी आंत में, और वहां से होते हुए बड़ी आंत से कहाँ निकल जाते हैं, शरीर के बाहर। लेकिन अगर हमारा लीवर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा तो ये जो बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन है ये पूरे शरीर में फैल जाएंगे, इसे क्या कहेंगे, पीलिया। ठीक, अब क्या होता है कि जैसे ये दोनों सब्सटेंस हमारी आहार नाल में पहुंचे तो ये जिस यौगिक बन जाते हैं उसको कहते हैं यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन ये कहाँ हो जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। तो यूरोबिलिनोजन हो गए। अब यूरोबिलिनोजन आहार नाल में, आहार नाल से हमारा ब्लड फिर से इसको एब्जॉर्ब करके और फिल्टर करके कहाँ पहुंचा देता है, यूरिन, मूत्र में। तो मूत्र में जो सब्सटेंस पहुंचता है फिल्टर के बाद उसको कहते हैं यूरोबिलिन। इसके कारण से मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। इसी का एक और कंपोजिशन उसको कहते हैं यूरोक्रोम। तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोबिलिन प्लस यूरोक्रोम, यूरो माने यूरिन में और क्रोम माने कलर, तो यूरोक्रोम का ओरिजिनल नाम क्या है, यूरोबिलिन। तो ये मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है। जब आप पानी कम पीते हैं या आपको कोई बीमारी होती है तो जब आप मेडिसिन खाते हैं तो वो हमारी जो पैथोजेंस होते हैं वो डेड होकर, डिकम्पोज होकर, और आरबीसी डिकम्पोज होकर जो पीला रंग उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहते हैं, यूरोबिलिन। इसके अलावा जो एलिमेंट्री कैनाल में बड़ी आंत में अगर सब्सटेंस पहुंच गया यहाँ पर तो उसको कहते हैं स्टरकोबिलिन। और ये स्टरकोबिलिन उत्सर्जी पदार्थ के साथ बहिक्षेपण द्वारा एनस के साथ कहाँ निकल जाता है, एनस से बाहर निकल जाता है। और हमारे जो उत्सर्जी पदार्थ में जो स्मेल होती है वो स्टरकोबिलिन के कारण होती है। इसका मतलब है हीमोग्लोबिन जो पर सेकंड कई मिलियन या कई अरब जो नष्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, उसके नष्ट होने से जो सब्सटेंस बन रहा है वो एनस में जाकर के या एलिमेंट्री कैनाल में जाकर स्टरकोबिलिन बनाता है। इसी कारण से स्मेल आती है और ये एसिटिमेटर से कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, मेरा टाइम हो रहा है। ओके बेटा, थैंक यू। ऑफ करो यार इसको।